बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर जो है ये एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट के लिए है और सब्जेक्ट जो है हमारा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एनालिटिकल डायनामिक्स। और हमारा ये सब्जेक्ट जो है डायनामिक्स इसका ये आज फर्स्ट टॉपिक है। व्हाट आर कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट क्या है? व्हाट इज़ concentrate? Anything which does not allow the body. What is concentrate क्या है? Anything which does not allow the body to move in same direction. कि अगर वो बॉडी मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, उसको वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने से क्या करती है? उसको पोज करती है। वो चीज़, वो थिंग इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। कॉन्सेंट्रेट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट। ठीक है। एनीथिंग विच डज नॉट अलाउ द बॉडी टू मूव करने नहीं देती, विच नॉट अलाउड इन दी सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, और उसकी जो एक ही डायरेक्शन में मोशन को अपोज करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। और जो कॉन्सेंट्रेट है, कोई भी कॉन्सेंट्रेट है, अब कॉन्सेंट्रेट ऑफर अ फोर्स। अब कॉन्सेंट्रेट अपोज कर से करता है, रोकता कैसे है उसकी मोशन को एक डायरेक्शन में? एक फोर्स से। ऑफर्स अ फोर्स, एक फोर्स ऑफर करता है, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेट फोर्स कहते हैं। कॉन्सेंट्रेट फोर्स, कॉन्सेंट्रेट फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेट फोर्स। यानी अपोज एक फोर्स से करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेट को रिमूव कर दें, ऐसे बॉडी को एक्चुअल पाथ पे मूव करना है, अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे, तो एक्चुअल पाथ पे वो मूव करता रहे बॉडी, उसके लिए क्या है कि हमें कॉन्सेंट्रेट को रिमूव करना पड़ेगा। कि कॉन्सेंट्रेट जो अगर वहाँ से हटा दें तो वो बॉडी क्या होगा? अपने एक्चुअल पाथ पे मूव करेगा। ठीक है। आगे हम टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट की बात करेंगे, या हम व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेट मोशन क्या है? व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेट मोशन क्या है? अब देखिए, जो एक लिमिट जो है, अगर एक बॉडी जो मोशन है उस पर एक लिमिट अप्लाई हो जाए, लिमिट दी मोशन या लिमिटेड मोशन जो है, अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेट किसी भी मोशन को लिमिट कर दे तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? दिस मोशन इज कॉन्सेंट्रेट मोशन। यानी कोई भी कॉन्सेंट्रेट जो है किसी मोशन को या बॉडी की मोशन को लिमिट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेट मोशन कहते हैं, कि वो एक कॉन्सेंट्रेट मोशन होगी। ठीक है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट्स। टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट। हॉलोनोमिक कॉन्सेंट्रेट और नॉन हॉलोनोमिक कॉन्सेंट्रेट्स। इसको हम दो कॉन्सेंट्रेट में दो टाइप्स में लेके जाते हैं। हॉलोनोमिक, हॉलोनोमिक कॉन्सेंट्रेट्स एंड सेकंड इज नॉन हॉलोनोमिक। तो पहले हम हॉलोनोमिक की बात करते हैं। व्हाट आर हॉलोनोमिक कॉन्सेंट्रेट क्या हैं? तो हॉलोनोमिक वो कॉन्सेंट्रेट्स हैं जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म दोज कॉन्सेंट्रेट्स those concentrates expressible
इन द फॉर्म, अगर वो इस फॉर्म में आप क्या कर सकें, उनको एक्सप्रेस कर सकें, एक फंक्शन है, वो जो कॉन्स्टेंट है वो फंक्शन हो किसका, वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या, R1 R2 R3, ठीक है, सो ऑन, ठीक है, और साथ कौन सा, टाइम, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, R1 R2 R3 सो ऑन, और t इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेंट्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, होलोनोमिक कॉन्सेंट्रेंट कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके एक एग्जांपल, सादा सी एग्जांपल है, इसको समझाता हूँ पहले आपको, फिर बाद में और एग्जांपल्स की बात करेंगे हम, कि बॉडी इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, बॉडी इज़ मूविंग, इसमें जो कॉन्सेंट्रेंट्स हैं, कौन से कॉन्सेंट्रेंट हैं, होलोनोमिक, सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी मूव कर रहा है। अब देखें, जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन कौन सी है, लिमिट मोशन है, लिमिटेड मोशन है, ठीक है, और वो उसके लिए जो रेडियस होगा, जो आर की वैल्यू होगी, वो एक कांस्टेंट होगा, जो आर मॉड होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। लेट्स से वो क्या है, ए, वो क्या है, ए, वो उसी सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा, और उसके लिए ये, और वो जहाँ भी जिस भी पोजीशन पे होगा उसके लिए r इज इक्वल टू क्या होगा, जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ के लिए r इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, होलोनोमिक मोशन जो है वो कहते हैं, ठीक है। जैसे एक बॉडी या मैन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ पे वो मूव करते रहे तो उसकी मोशन कौन सी है, कॉन्सेंट्रेंट मोशन है। वी मे अज्यूम दैट कॉन्सेंट्रेंट मे बी रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब जो कॉन्सेंट्रेट है, ज़ाहिर जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, ठीक है, तो वो एक रिलेशन हो सकता है किसके दरमियान, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान, या अब कोई भी कॉन्सेंट्रेंट को, कॉन्सेंट्रेंट मे बी अ रिलेशन बिटवीन, उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक डायनामिक सिस्टम है, एक डायनामिक सिस्टम है, डायनामिक सिस्टम मतलब एक बॉडी जो है वो अगर मूव कर रहा है और वो बॉडी n पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है, ठीक है, डायनामिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है। तो हर पार्टिकल के लिए आपको स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए जो 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी हर पॉइंट पार्टिकल को। जैसे वो क्या होंगे, यहाँ से कि एक्स आई कौन से कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से, एक्स आई, वाई आई और जी आई, उसकी पोजीशन को, स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, ठीक है, यूज़ करेंगे। एक्स आई मतलब ith पार्टिकल के क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट होंगे, किस पार्टिकल के, ith पार्टिकल ऑफ द डायनेमिक सिस्टम। और जो कॉन्सेंट्रेंट होगा वो इन कोऑर्डिनेट्स का आपस में एक रिलेशन होगा, ठीक है। और आई वेयर आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n। n इसलिए कि जो डायनामिक सिस्टम है, जो वो कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। तो हर पार्टिकल के लिए आपको एक अगर n पार्टिकल्स हैं तो टोटल पार्टिकल्स जो i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू क्या होगा, n होगा। और अब देखें, तो इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायनामिक सिस्टम को, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, वो है एफ अल्फ़ा x1 y1 z1, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, एक पॉइंट के,
ठीक है, वाओ x2 एक पार्टिकल है, y2 z2 ये दूसरे के, सिमिलरली x3 y3 z3 सो ऑन चलते जाएंगे। तो लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, xn yn और zn। तो ये n पार्टिकल्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे f अल्फ़ा, ठीक है। फिर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है फ्रॉम 1 2 3 टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, r इज इक्वल टू ये लेस देन क्या है 3n, अल्फ़ा क्या होगा लेस देन 3n, 3n क्या है, और सॉरी एक चीज़ और, तो टाइम यहाँ पे कोऑर्डिनेट रह गया, टाइम कोऑर्डिनेट ये, ठीक है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट और ये टाइम का कोऑर्डिनेट इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखें सच ए कॉन्सेंट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक या हॉलोनोमिक कॉन्सेंट्रेट कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिक भी कहते हैं। इज इक्वल टू क्या है ये, इज इक्वल टू 0, जैसे ये इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये वही फॉर्म है, दोनों सेम फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ मैं उनको कार्टेशियन n पार्टिकल्स के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इसको लिखा है। अब 3n यहाँ पे क्या है, 3n देखें, एक पार्टिकल अगर पार्टिकल n है तो एक पार्टिकल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 x2 x3, एक के लिए 3, और n पार्टिकल के लिए फिर कितने होंगे 3n। एक पार्टिकल की डायनामिक सिस्टम अगर n पार्टिकल मुश्तमिल है, एक पार्टिकल के लिए कितने होंगे 3, ठीक है, जैसे ये x1 z1 x2 y2, ठीक है, और n पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए हर के लिए, एक के लिए 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे, और n के लिए फिर क्या हो जाएंगे 3n, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है शुड बी लेस देन, देखिए फर्स्ट पार्टिकल के लिए हो गया, अगर एक ही पार्टिकल है उसके लिए क्या होगा f1 x1 y1 z1 सिंपल t, ये हो गया इसका आपस में रिलेशन जो है। अगर अल्फ़ा 2 होगा तो x1 y1 z1, फिर x2 y2 z2, और साथ क्या आएगा वो t होगा वो इस तरह, ठीक है। सो ऑन n तक अगर f अल्फ़ा जो है रिप्रेजेंट करता है 3n को, ठीक है। अगर अब इसकी हॉलोनोमिक की एक और एग्जांपल जो डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, वो है रिजिड बॉडी, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स हैं, एक पी आई है एक पी जे, वो हमेशा क्या है अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज़ कांस्टेंट, जब 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, और रिजिड बॉडी, अगर आप कोई भी रिजिड बॉडी लें, किसी भी रिजिड बॉडी पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे पॉइंट्स कौन से लेते हैं, लेट्स से एक पी आई है एक पी जे है, ये 2 हैं, तो क्या है देखें हमारे पास, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, वो अगर हम अप्लाई करें डिस्टेंस फार्मूला, तो एक्स आई माइनस x1 माइनस x2 पढ़ा ना अपने, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर z1 माइनस, तो इसी तरह एक्स आई एक्स जे स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस वाई जे स्क्वायर प्लस जी आई माइनस जी जे स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स से वो क्या होगा कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट है। अगर इस पाथ पे मूव करें तो इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को उठा के ले इधर लें तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या है एक हॉलोनोमिक या ज्योमेट्रिक जो है वो बनाएगा। सिमिलरली पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्फीयर, एक और एग्जांपल है इसकी लेते हैं, वो है पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्फीयर। अगर पार्टिकल एक स्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर, ये इसकी स्फीयर की इक्वेशन होगी, अगर आर उस स्फीयर का क्या है रेडियस है। द कॉन्सेंट्रेट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अबव इक्वेशन इफ़ आर कांस्टेंट है, ठीक है, या आर इज इक्वल टू सी टी है, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू अगर सी टी है, अगर वो क्या होगा, सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, आर इज इक्वल टू अगर सी टी है तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला जो हॉलोनोमिक सिस्टम होगा ये टाइम डिपेंडेंट होगा,
उसे हम क्या कहेंगे, टाइम डिपेंडेंट हॉलोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें टी फैक्टर नहीं है। अगर आर स्क्वायर जो है कांस्टेंट जो है इक्वल टू सी टी है, तो ये वाला ऐसा सिस्टम क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट सिस्टम होगा। डिपेंड्स अपॉन द टाइम एक्सपेक्टेड हॉलोनॉमिक कॉन्सेंट्रेट इज़ क्या होगा, जो हॉलोनॉमिक कॉन्सेंट्रेट होगा वो क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेट होगा। अदरवाइज अगर वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेट होगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात करते हैं कि व्हाट इज़ नॉन हॉलोनॉमिक क्या है। तो एक एग्जांपल दूंगा कल, फिर इंशाल्लाह हम नॉन हॉलोनॉमिक को और इसको थोड़ा और अगले लेक्चर में डिटेल में जाएंगे हम। अब नॉन हॉलोनॉमिक क्या है, जो हॉलोनॉमिक नहीं है, और नॉन हॉलोनॉमिक। तो नॉन हॉलोनॉमिक दूसरी टाइप क्या है, नॉन हॉलोनॉमिक। कोई भी सिस्टम जिसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर दें, या अगर इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में कुड नॉट बी एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म, कुड नॉट बी एक्सप्रेसिबल। जिस कॉन्सेंट्रेंट को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो क्या होगा, नॉन हॉलोनॉमिक होगा। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जो मोशन है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन अ सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो ठीक है, तो उनकी जो मोशन जो होगी, जो कॉन्सेंट्रेंट मोशन होगी, वो क्या होगी, नॉन हॉलोनॉमिक होगी। क्यों, इस बात को मैं समझाता हूँ। नॉन हॉलोनॉमिक वो क्यों होगी, देखें, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसके लिए आर इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, तो वो हॉलोनॉमिक। अगर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इनक्लोज सिलेंडर है, तो यहाँ पे जो इसका जो रेडियस है ये है, लेट्स से आर इज इक्वल टू, लेकिन इनकी जो मोशन है, अगर मॉलिक्यूल जो है, अब देखें ये यहाँ से यहाँ तक ही जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो हर के लिए जो आर मॉड है या आर की जो वैल्यू है इज़ नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है। समझ आ गई, मॉलिक्यूल के लिए जो आर जो होगा इज़ नॉट कांस्टेंट। क्यों, एक मॉलिक्यूल है, वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से अगर मोशन शुरू करे यहाँ तक ही जाए, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। अब एक यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, वो यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। उसकी मोशन कॉन्सेंट्रेट अगर है तो वो क्या है, ये नॉन हॉलोनॉमिक होगी, नॉन हॉलोनॉमिक। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे और डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।